आज ट्वेल्थ का फर्स्ट एक्सरसाइज है फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या हिंदी में बोले स्थिर वैद्युत की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्लास ट्वेल्थ में, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है फर्स्ट एक्सरसाइज में है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो हम लोग जैसे कि बचपन में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पहले चार्ज डेवलप कैसे होता है पहले ये समझ लेते हैं। चार्ज यानी कि आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं ये समझेंगे। तो आवेश उत्पन्न करने का बहुत सारे तरीकों में से एक है घर्षण द्वारा, यानी कि बाय रबिंग, है ना। इसको घर्षण द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं, इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हमको अणु के बारे में। अणु यानी कि एटम। अणु के आंतरिक संरचना के बारे में बात करें, इसके सेंटर पे नाभिक होता है, सेंटर पे नाभिक होता है ना। और नाभिक में अच्छा मूल आवेश कितने होते हैं? मूल आवेश 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक पर 2 मूल कण पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। ध्यान समझना है, हम ये आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं इसके बारे में समझने वाले हैं। कैसे उत्पन्न करेंगे, पढ़े होंगे बचपन में घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है या कोई वस्तु घर्षण द्वारा आवेशित कैसे होता है उसको समझते हैं। नाभिक पर 2 मूल कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज? न्यूट्रॉन पे होता है कोई चार्ज नहीं, ये आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित, इस पर कोई आवेश नहीं। प्रोटॉन पे कैसा आवेश माना गया है? धन आवेश। ये हम आगे फिजिक्स में जानेंगे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ट्वेल्थ के फिजिक्स में आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो समझना है हमको, प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन। अब जान लेते हैं, यहाँ तो 2 फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहता है, ये इलेक्ट्रॉन, है ना। अब आगे, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल ये समझ में आ गया। अब एक एक बात समझते हैं। प्रोटॉन पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा? नेगेटिव चार्ज। अब इसको समझते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग पढ़े होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको उस पर प्रोटॉनों की संख्या को बताता है कि कितना प्रोटॉन है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये कार्बन का एटम बना है, तो कार्बन के नाभिक में कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 6 का मतलब है नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन, है ना। ऑक्सीजन का मान लो एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है। अगर बोल लेते हैं यूरेनियम, यूरेनियम 235, है ना, तो यूरेनियम 235, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है 235, यानी कि यूरेनियम के परमाणु के नाभिक के अंदर कितना प्रोटॉन है? 235 प्रोटॉन है। अभी हम ये समझा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या। अब किसी भी एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है, किसी भी एटम के अंदर नाभिक में जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। यानी कि कोई भी नाभिक, कोई भी एटम, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। विद्युता क्या होता है? उदासीन। उदासीन क्यों? मान लो कार्बन के परमाणु में नाभिक में 6 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन है। कोई ABC करके कोई भी तुम्हारा एटम है, मान लो उसके न्यूक्लियस पे
50 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 50। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। प्रोटॉन धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। जैसे टोटल चार्ज देखते हैं कितना होता है, टोटल चार्ज यानी कि कुल आवेश कितना, कुल मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो +50 और -50, कुल कट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि टोटल चार्ज कुल आवेश कितना हो गया 0, मतलब आवेश रहित, न्यूट्रल, उदासीन। कोई भी परमाणु हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो ये 20 प्रोटॉन होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता, 20 इलेक्ट्रॉन होता। तो 20 इलेक्ट्रॉन होता तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो +20 -20 ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। कोई भी है ना, ये अगर 100 प्रोटॉन है ये 100 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो +100 और -100 दोनों का सम कितना हो जाता है 0। तो कोई भी परमाणु हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उस पर कुल आवेश टोटल चार्ज क्या हो जाता है 0, जोड़ने के बाद 0 हो जाएगा। मतलब अभी तक ये चार्ज नहीं है, ध्यान समझना, अभी तक ये चार्ज नहीं है। अब इसको चार्ज करेंगे घर्षण द्वारा या बाय रबिंग। तो ऐसे अब ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से, एक परमाणु है जिसके नाभिक में 50 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस पे कितना प्रोटॉन है 50 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 50 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे टोटल चार्ज हिंदी में कुल आवेश बोलो कितना हो जाएगा +50 -50 0। ध्यान समझना। अब हम करते हैं, जैसे कि बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कंघी को बाल से घिसे होंगे, कागज को छोटा छोटा फाड़ के उसके आगे लेके चिपक गया होगा, है ना। तो वो क्यों होता है वो हम समझाने वाले हैं। अभी देखो ये चार्ज नहीं है, +50 -50 टोटल चार्ज 0। और बी नाम का कंघी का ले लेते हैं, मान लो कंघी यानी कॉम्ब, ये कॉम्ब का एक एटम है, 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल। बिना कंघी को बाल में घिसे हुए कागज के पास ले जाओगे तो वो चिपकेगा ही नहीं है, मतलब उसमें चार्ज नहीं है। घिसने के बाद ऐसा क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता होगा। देखते हैं कैसे। मान लो कंघी का यानी कॉम्ब का एक एटम ले लिए, 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल कर दिए दोनों को, न्यूट्रल हो गया, चार्ज नहीं है। अब मान लो हम बाल यानी हेयर एक एटम ले लेते हैं, मान लो उसके नाभिक में 100 प्रोटॉन है, मान लो है ना 100 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दोनों का टोटल सम करेंगे तो सम हो जाएगा ये 0, यानी कि ये भी अभी न्यूट्रल है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। जब घर्षण करते हैं, जब घिसते हैं कंघी को बाल से, तो आउटर ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गया, मान लो घर्षण की वजह से सी से बी, कंघी से बाल में या बाल से कंघी में कुछ भी 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया सी से एच में, कंघी से बाल में। तो अब यहाँ पे पहले था 50 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 5 तो निकल गया इससे, तो 50 में से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ कितना बचा 45। अब यहाँ पहले 100 था, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो क्या हो गया 105, अब बढ़ गया। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये क्या था, अब ये +50 -45 ये हो जाएगा +5, +50 -45 +5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल चार्ज देखो, +100 -105 टोटल चार्ज हो जाएगा -5। मतलब इसके पहले क्या था, जब दोनों इक्वल था तो नेट चार्ज 0 हो रहा था, यहाँ पे नेट चार्ज 0 हो रहा था। लेकिन जब घर्षण किए, जब दोनों को घर्षण किए तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ये जो टोटल चार्ज था वो देखो यहाँ +5 हो गया, यहाँ -5 हो गया। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना, इसका मतलब ये है कि अब इसी को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, धन आवेशित कण। पहले टोटल चार्ज 0 था, अब तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या किए +5 हो गया ऐड करने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5 इधर से, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो गया, घट गया, +5, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो गया, बढ़ गया, तो ये -5। अब यहाँ समझ में आ गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये धन आवेशित कण, ये ऋण आवेशित कण, ऐसा बोलते हैं। यानी कि अभी तक हमको क्या समझ में आया कि घर्षण के कारण चार्ज उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। कैसे और क्या सीखे। अब जहां से हम इलेक्ट्रॉन निकला, ध्यान से समझिए,
जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी होता है, जो बोलो इलेक्ट्रॉन का यह लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से घट गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉनों का लॉस, इलेक्ट्रॉनों की कमी या हानि, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। इलेक्ट्रॉनों का गेन, बढ़ोतरी, लाभ या वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन घट जाने के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अभी तक फिलहाल क्या समझ में आया कि वस्तुओं को आवेशित करने का, वस्तुओं को चार्ज करने का मतलब क्या है? किसी वस्तु को चार्ज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर देना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर देना। पहले जितना इलेक्ट्रॉन था, किसी पार्टिकल से, किसी चार्ज पार्टिकल से, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव चार्ज। समझान कैसे? इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक क्लियर? अब समझ में आ गया कि चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे और कैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी वस्तु को धन आवेशित करने का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज करने का क्या मतलब है? क्या समझते हो? किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, धन आवेशित करने हैं, इससे क्या मतलब है? तो किसी वस्तु को धन आवेशित करने का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेना, उससे इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देना, या उस पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाना। किसी वस्तु को ऋणावेशित करने का क्या मतलब है? ऋणावेशित करने का मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी कर देना, है ना, उस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर देना, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन घट जाता है धनावेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉनों का लाभ ऋणावेश। फिलहाल ये समझ में आ गया, यानी कि आवेश दो प्रकार के, धनावेश, ऋणावेश, कैसे कैसे आवेश उत्पन्न हो रहा है ये क्लियर है। अब हम जानेंगे कि क्या अगर आवेश उत्पन्न करते हैं, एग्जाम में, 12th के एग्जाम में अनेकों बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ चुका है कि क्या किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, क्या किसी वस्तु को, अनेकों बार, क्या ये 2021-22 में पूछ चुका है, क्या कि किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसका द्रव्यमान यानी कि मास, है ना, भी घटता बढ़ता है, वजन भी घटता बढ़ता है क्या? हाँ, किसी वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसका वजन भी घटता बढ़ता है। ये ध्यान समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कैसे? ध्यान समझिए, एक इलेक्ट्रॉन का, ध्यान समझिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का यह द्रव्यमान होता है, वजन होता है। अब ऐसे समझो, किसी वस्तु से कोई चीज हम निकाल रहे हैं, कोई भी चीज निकाल रहे हैं, तो उसका जो मास है, वजन है, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? अब क्या निकाल रहे हैं समझिए ध्यान से, इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का वजन, द्रव्यमान यानी मास इतना, एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना, तो मान लो कि इसका वजन कितना भी होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसका ये वजन घट जाएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इतना वजन उसका घट जाएगा। इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका दोगुना वजन क्या होगा? घट जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे, इसका 3 टाइम्स क्या होगा? घट जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकालते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान होता है, ये मास होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उतना इलेक्ट्रॉनों का मास क्या होगा? घटते जाएगा, घटते जाएगा। यानी कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका द्रव्यमान घटता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है धन आवेशित करना, पॉजिटिव चार्ज करना। तो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बोलो, ऐसे बोलो, जब भी किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं, निकालने का मतलब धन आवेशित, तो किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। निकाल लिए, बस सीधे समझिए, निकाले द्रव्यमान घट गया। जब किसी वस्तु को धन आवेशित किए उसका द्रव्यमान घट जाता है। ठीक इसका उल्टा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं,
अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन इस पे डाले, इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो कि एक बड़ा चीनी का बोरा है, उसे 1 चम्मच चीनी निकाल लो, उसका द्रव्यमान घटेगा ना। 2 चम्मच निकालो, 3 चम्मच निकालो, 4 चम्मच, रोज चीनी का 1 चम्मच निकाल दे जाओ, उसका द्रव्यमान घटते जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार ऐसे समझाए, उसी प्रकार जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतना गुना इसका द्रव्यमान घटता जाएगा, यानी कि धन आवेशित करने पर द्रव्यमान वस्तु का घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक इसका उल्टा, अगर किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं, ऋण आवेशित करने का मतलब ही होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डाल देना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का लाभ या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg एक इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसका दुगना वजन बढ़ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसका 3 गुना वजन बढ़ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसका 4 गुना वजन बढ़ जाएगा। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे उतना ज्यादा वजन बढ़ता जाएगा। वजन माने यहाँ फिलहाल द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी मास बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन डालना मतलब ऋण आवेशित करना, यानी कि किसी वस्तु को नेगेटिव चार्ज देते हैं या ऋण आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। समझ में आ गया। किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घटता है। क्लियर है। फिर से समझिए, किसी वस्तु, अभी तक में हम लोग क्या क्या सीखे, अभी तक में सीखे कि जब घर्षण द्वारा 2 वस्तुओं को आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण वस्तु या ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है धनावेश, जिससे इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है धनावेश। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिस पे इलेक्ट्रॉनों की लाभ होती है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, उस पे ऋणावेश। बात है द्रव्यमान का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान भी घटता बढ़ता है, एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, बता दे 21-22 के क्वेश्चन में देखो पूछ चुका है। 20 के क्वेश्चन में भी देखो कहीं ना कहीं पूछा होगा, 20, 21, 22 में कोई खास याद नहीं, 20, 21, 22 के क्वेश्चन में 2 साल लगातार पूछा हुआ है ना। क्या अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं द्रव्यमान घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन डाल देंगे बढ़ जाएगा। धन आवेशित करेंगे द्रव्यमान, बार बार बता रहे हैं कि दिमाग में एकदम बैठा लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धन आवेश, तो धन आवेशित करने पर द्रव्यमान घट रहा है, ऋण आवेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज इन मास, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज इन मास, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज इन मास, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज इन मास। यहां तक क्लियर है। अब हम जानते हैं कि अभी तक तो जान लिए, अब पढ़े होंगे कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण, यानी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बचपन में पढ़ते आएंगे कि समान, एक प्लस, एक धन आवेश है, एक धन आवेश है, सेम नेचर का है, दोनों में विकर्षण होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। और एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, विपरीत है, अपोजिट नेचर का है, दोनों में आकर्षण होता है। दोनों में क्या होगा? आकर्षण। और यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। लेकिन कैसे? ध्यान से समझिए, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण है ना, और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण। ऐसा क्यों? अब इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, आज प्रूव करने वाले हैं, जो 8 में भी पढ़े होंगे शायद, मतलब 8, 9, 10 से पढ़े होंगे 10th के अंदर में, कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। ये कैसे आज प्रूव करने हैं, ध्यान समझना बोर्ड पर। मान लो कि 2 एटम है, एक A है और दूसरा B है, ठीक है। यहाँ पे इसका मान लो प्रोटॉन कितना है, न्यूक्लियस पे 50 प्रोटॉन है और यहाँ पे 45 इलेक्ट्रॉन है। मान लो कितना इलेक्ट्रॉन? 45। तो अब बताओ, क्या ये न्यूट्रल है, उदासीन है? उदासीन कब होगा? ये दोनों सेम होगा तब ना, +50 -50 होगा तो उदासीन होगा, न्यूट्रल हो। यहाँ दोनों का सम देखते हैं, +50 और -50, तो टोटल चार्ज दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज, कुल आवेश निकल जाएगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? +5। तो क्या ए को बोल सकते हैं न्यूट्रल है? ये उदासीन तो नहीं बोल सकते हैं। उदासीन तब होगा जब दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। अभी +5 बच रहा है, +5 माने ये एक ऐसा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, यानी कि ये धन आवेशित कण है, एक ऐसा है धन आवेशित। बी पर मान लो कि बी पर 45 प्रोटॉन है, कितना? 45 प्रोटॉन है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन मान लो
-50 है, -50 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये अभी चार्ज है? ये 45 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है -50, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल चार्ज निकल जाएगा +45 -50 -5, दोनों को जोड़ते तो -5। ये भी न्यूट्रल नहीं है, ये भी न्यूट्रल नहीं है, तो ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझिएगा, अभी सिद्ध करने वाले हैं, ये प्रूव करने वाले हैं कि सेम चार्ज में रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण क्यों होता है, और अपोजिट चार्ज में, अपोजिट नेचर में अट्रैक्शन यानी आकर्षण क्यों होता है। तो अभी ए जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, बी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। एक थर्ड पार्टिकल सी कंसिडर करते हैं। मान लो इसके न्यूक्लियस में 70 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो -65 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी कैसा चार्ज हो गया? +70 -65 तो +5, ये भी कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देखिए, ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान समझना है कि, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखते हैं कि कोई भी एटम, कोई भी अणु, कोई भी परमाणु हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब है जितना प्रोटॉन है, स्टेबल का मतलब है कि नाभिक में जितना प्रोटॉन है उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नाभिक में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो स्टेबल, अस्थायी हो जाता है। तो अभी ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये इसके नाभिक में 50 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 45। इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये भी स्टेबल नहीं है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन मांगने वाला है, मांग रहा है हमको 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना। तो अब इसको देखो कौन इसको देने वाला है। यहाँ पे देखो इसके पास क्या है? 5, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये 70 प्रोटॉन है, 65 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इसको भी क्या चाहिए? 70 प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 70 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है इसके पास क्या? 65 यानी 65 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी मांगने वाला है। इसको भी 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मार्केट में घूम रहा है, हमको 5 इलेक्ट्रॉन को दे दो। ये 5 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, एक्सेप्टर है, ग्राही है, मांगने वाला। ये भी 5 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। तो क्या ये इसके पास जाएगा तो काम बनेगा? ये इसके पास जाएगा तो काम बनेगा? इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मांग रहा है हमको दे दो 5 इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहा है हम अपने खोज रहे हैं, हमको भी 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, चलो ये दोनों का काम नहीं बनेगा। लेकिन अब क्या है यहाँ पे, इसके पास क्या है? ये 45 प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन? 50 इलेक्ट्रॉन। इसको जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। 45 प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए 45 ही, लेकिन ये 50 है यानी 45 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 50 है, 5 इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अब ये क्या करेगा? ये दाता है, डोनर है, दानी कर्ण है। ये बोल रहा है कि हमसे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो। अब घूम रहा है मार्केट में, हमसे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, बेच रहा है इलेक्ट्रॉन, ले लो। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये मांग रहा है कि हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। ये इलेक्ट्रॉन बेच रहा है, हमको इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो। अब क्या है? ये दोनों में काम बनेगा, ये मांगेगा, ये इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये ले लेगा। ठीक है, यानी कि इस दोनों के बीच क्या हो गया? तालमेल बैठा, इस दोनों में आकर्षण हुआ। आकर्षण हुआ यानी कि अट्रैक्शन हुआ अट्रैक्शन। अब देख लेते चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच क्या हो गया? आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन। अब समझ में आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, आकर्षण हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या ये इसके पास जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि ये भी मांगने वाला है, ये भी मांगने वाला है। दोनों में क्या हो गया? प्रतिकर्षण। ये इसके पास कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ये भी मांग रहा है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो कभी नहीं जाएगा इसके पास, नहीं जाएगा। मतलब दोनों में क्या हो जाएगा? इस दोनों के बीच क्या हो गया? प्रतिकर्षण, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। अब देखो चार्ज, देखो ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या हो गया? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। मतलब यहां से क्या समझ में आया कि समान आवेश, दोनों धन आवेश है ना, सेम नेचर का है, तो समान प्रकृति यानी इक्वल नेचर के चार्ज के बीच में क्या हो गया? प्रतिकर्षण, रिपल्सन। अपोजिट नेचर यानी विपरीत प्रकृति का आवेश, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, इसके बीच क्या हो गया? प्रतिकर्षण। तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक जान चुके हैं कि समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण। इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर
अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बात है या तो आकर्षण हो या तो प्रतिकर्षण हो, यानी कि या तो अट्रैक्शन हो या तो अपनी तरफ बुला रहा है आ जाओ मेरे पास, या तो प्रतिकर्षण हो रिपल्सन, या तो अपने से दूर कर रहा है, फोर्स लगेगा, बल लगेगा, ताकत लगेगा, यानी कि आकर्षण वाला हो या प्रतिकर्षण वाला हो। चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में या तो आकर्षण वाला हो या तो प्रतिकर्षण वाला हो, या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे, उसके बीच फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। क्लियर है? किसके बीच फोर्स लग रहा है? आवेशित कणों के बीच, चार्ज पार्टिकल के बीच में बल लग रहा है, या तो आकर्षण वाला या तो प्रतिकर्षण वाला। तो अब आ जाते हैं सीधे सिलेबस पे, ये सारा चीज इंट्रोडक्शन था, है ना। सिलेबस में आ जाते हैं कि या तो आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, किसके बीच? चार्ज पार्टिकल के बीच में, आवेशित कणों के बीच में ये जो बल लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला, इसी बल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। इसी बल को सीधे बोल देते हैं विद्युत बल। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को ही बोलते हैं विद्युत बल, है ना। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विद्युत बल। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को बोलते हैं विद्युत बल। तो विद्युत बल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक आकर्षण वाला, एक प्रतिकर्षण वाला, एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स। विद्युत बल दो प्रकार के, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो ये बल तो लग रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला आ जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला 12th फिजिक्स का है कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि जो दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो बल अभी बताया आकर्षण वाला और प्रतिकर्षण वाला, दो आवेशित कणों के बीच जो बल बताए आकर्षण वाला और प्रतिकर्षण वाला, इसके बारे में बताए कूलम्ब नाम के एक वैज्ञानिक। तो हम लोग बोलेंगे उसके नियम को पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ के। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ में, अभी बताया ना। अच्छी बात जान लो, छोटी छोटी चीजें, जैसे कि हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं कि वेलोसिटी यानी वेग, वेग को किस चीज से डिनोट करते हैं? वेग को हम लोग डिनोट करते हैं v से, वेलोसिटी को v से, टाइम को डिनोट करते हैं t से, एक्सीलरेशन त्वरण को डिनोट करते हैं a से। वैसे ही अब नया चीज हम लोग जाने अभी, चार्ज यानी आवेश। तो आवेश को किस चीज से डिनोट करते हैं? किस सिंबल से? तो आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल q से कर सकते हैं या कैपिटल Q से, स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। सिंबल जान लो, है ना। आवेश को डिनोट करेंगे Q से, या तो स्मॉल q या तो कैपिटल Q से, ठीक है। और आवेश का SI यूनिट क्या हो गया? SI यूनिट चार्ज का, चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो गया। जैसे फोर्स का SI यूनिट न्यूटन हो गया, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, मात्रक वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन, टाइम का मात्रक यानी यूनिट सेकंड। वैसे ही चार्ज का, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI यूनिट या मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब। इस साइंटिस्ट के सम्मान में, इस साइंटिस्ट के रिगार्ड में आवेश के मात्रक को क्या बोलते हैं? कूलम्ब। क्योंकि कूलम्ब नेम है तो इसको कैपिटल C से, जैसे फोर्स का यूनिट, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, कैपिटल N लेते हैं क्योंकि नेम है न्यूटन। उसी तरह से चार्ज का यूनिट, आवेश का मात्रक कूलम्ब लिखते हैं कैपिटल C से। तो अभी क्या सीखे कि आवेश को डिनोट करते हैं स्मॉल q या कैपिटल Q से, और इसका यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है। अब आगे, अब जान लेते हैं फोर्स। यहाँ ध्यान देखो, मान लो दो आवेशित कण है, एक आवेश ये है, दूसरा आवेश क्या है? दो कण है A और B नाम का, ठीक है। अभी जाने ना कि दो आवेशों के बीच बल लगता है, या तो प्रतिकर्षण बल लगे या तो आकर्षण बल लगे, बल लगेगा। फिलहाल फॉर्मूला निकालने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जान लो, मान लो दो आवेश है A और B, आवेश को Q से डिनोट करते हैं ना, तो मान लो इस पे आवेश है Q1 और इस पे आवेश है Q2। कुछ भी होगा, मात्रक तो कूलम्ब आता है। मान लो 100 न्यूटन, ये 200 न्यूटन, इसका मान लो 50 कूलम्ब, इसका मान लो 20 कूलम्ब, कुछ भी दोनों का मान होगा, उससे मतलब नहीं है। आवेश को डिनोट करते हैं Q से, तो एक बिंदु A पर Q1 चार्ज है, बिंदु B पर Q2 चार्ज है। इसके बीच का कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है R,
क्या डिस्टेंस मान लिए r, यहाँ से डिस्टेंस मान लिए r। ये दोनों चार्ज होगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ भी दूरी पे होगा ना, दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मान लिए r। अब दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो कूलम के नियम के अनुसार ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये वाला फोर्स है F। दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिला दिए तो यहीं पे फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। फोर्स में डायरेक्शन होता है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, चार्ज पार्टिकल में। तो दोनों चार्ज पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा होता है, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, उसी लाइन पर फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो इसी सीध में इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ना कि इधर से, ना कि इधर से, इसी सीध में। ये दोनों चार्ज को, दोनों आवेश को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसी लाइन पे फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्ट करने वाला या तो रिपेल, प्रतिकर्षित करने वाला। तो ये कूलम नाम का वैज्ञानिक क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के Q1 और Q2 दो आवेश है, तो दोनों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल। तथा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, यानी दूरी यहाँ पे क्या लिए है, r लिए हैं, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, यानी r स्क्वायर लिख दिया है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r², समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल, ध्यान से देखना है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इसके बीच की दूरी के वर्ग माने स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान समझ में आ गया। ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों फॉर्मूला को मिला के एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो F समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे समानुपाती का मतलब क्या होता है। हमको लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता होगा कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का सही मतलब क्या है, इसके बाद वाले वीडियो में यदि कमेंट करके पूछोगे जरूर बताएंगे। ध्यान समझो कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², दोनों को मिला दिए तो Q1 Q2/r²। अच्छा, समानुपाती का चिन्ह यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, के नियतांक कांस्टेंट Q1 Q2/r²। अब ये के क्या है, अब बताते हैं ये के क्या चीज है। यहाँ के क्या चीज है, तो जहां के, वेयर के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन। देखिए ये सिंबल ई नहीं है, गलत है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखिए और ऐसे लिखिए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, EPSILON, प्रोनाउंसिएशन सही से। एप्सिलॉन क्या चीज है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे डिटेल से बताएंगे। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, यानी यहाँ नीचे छोटा सा जीरो लगा देते हैं, इसको बोलते हैं नॉट, NOT नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है ना। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे क्या है। इसका वैल्यू होता है पूरे सॉल्व करने के बाद 9 × 10⁹ ये कांस्टेंट है ना। 4 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात है ना, या वायु की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का डेफिनेशन हम बताएंगे आगे, निर्वात की विद्युतशीलता है ना। ये इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12 ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। इसका यूनिट कैसे कर निकालेंगे, अब देखो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट निकालना है, इसका भी ऐसा यूनिट चाहिए,
के का भी ऐसा यूनिट चाहिए। अच्छा फिलहाल देखो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, याद रख लेना। जब यहाँ पर रखोगे 1/4, पा का वैल्यू 22/7 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये रख के सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद तुमको ये मिल जाएगा। तो तुमको ये सॉल्व करना नहीं है, बस इतना याद रखना है, के का वैल्यू इतना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना याद रखना है। अब बारी है दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, के का एसआई यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या होगा। इसको देखो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसको बनाने के लिए सिखाते हैं कि एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे। देखो तो के का एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, 11th के फिजिक्स में होगा है एंड ये नहीं पढ़े हो तो अभी जान लो कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का एसआई यूनिट यानी कि मात्रक निकालना हो तो पहले उसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए कैसे, हमको के का मात्रक चाहिए, के का यूनिट चाहिए, कि के का यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो के इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो के का वैल्यू क्या आएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 क्या बताए, के का वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो के का वैल्यू क्या होगा, कोना को गुना कर देंगे एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2, कोना को गुना करके के का वैल्यू आ गया। अब देखो के का यूनिट कैसे निकलेगा, फोर्स का यूनिट, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ध्यान समझना, बल का मात्रक न्यूटन, आर क्या चीज है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, यहाँ लिख दे मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, डिवाइडेड बाय चार्ज, क्यू यानी चार्ज का यूनिट अभी बताया कूलम होता है तो चार्ज का लिख दिए कूलम, एक और चार्ज है तो इंटू कूलम लिखेंगे तो दो बार ना लिख के क्या लगा दिए, इस पे स्क्वायर लगा दिए, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे तो समझ, न्यूटन कैपिटल एन सिंबल, मीटर स्मॉल एम, स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम कैपिटल सी नेम है, न्यूटन नेम है कैपिटल सी, कूलम भी नाम है साइंटिस्ट का कैपिटल सी, मीटर स्मॉल एम, है ना। 11th में पढ़े होगी कि जितना भी यूनिट है सारे यूनिट को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, एक्सेप्शनल में क्या है, अगर नेम हो साइंटिस्ट का वो कैपिटल लेटर होता है, तो न्यूटन कैपिटल एन, कूलम कैपिटल सी, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यानी बाय कूलम स्क्वायर। तो तुम लोग ऐसे लिखो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसे है ना, बटे में कूलम स्क्वायर, तो इसको बटे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसे, या नहीं तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बटे में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जैसे सी पे पावर -2 है तो बटे के ऊपर चला गया तो क्या हो गया -2, सी पे पावर अभी +2 है, सॉरी सी पे पावर +2 है तो बटे के ऊपर क्या होगा -2, पढ़े होगा ना, बटे में मान लो एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर -2 है ना, बटे के ऊपर नीचे जाता है तो पावर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अभी नीचे एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स पावर 3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर -3, वही बताए कि बटे में सी स्क्वायर है तो ऊपर ले जाओ तो सी पे पावर -2, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, माइनस को फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ेंगे इनवर्स, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ये पढ़ो, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, पावर माइनस को इनवर्स पढ़ते हैं, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये किसका यूनिट बताया, के का, तो अगर भूल जाओ के का यूनिट तो रट्टा नहीं मारना, एग्जाम में आता है, इस तरह से फॉर्मूला में पुट करके डाल लेना। तो के का यूनिट क्या रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, तब बटे नहीं देंगे, जब ऊपर चला गया तो ये के का यूनिट हो गया, ठीक। अब बच्चा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ध्यान से देख लीजिए, जिस प्रकार के का यूनिट के लिए के का वैल्यू डालना था वैसे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकालते हैं। अब हम एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट निकालेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कई बार आ भी चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, तो जिसका मात्रक चाहिए, जिसका यूनिट चाहिए उसका पहले फॉर्मूला बनाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कोना को नहीं गुना, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज देते हैं और एप को नीचे ले आते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया,
1/4 पाई, और f नीचे आ गया, कोना कोनी गुना होता है ना, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ ले आए, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया तो यूनिट निकल जाएगा। देखो कैसे, यूनिट क्या होगा, 1 का यूनिट तो कुछ नहीं, 1 का मात्रक नहीं, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक फिर कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, आवेश मींस चार्ज, कूलाम इंटू कूलाम क्या लिख दे, कूलाम स्क्वायर लिख दे, बटे 4 तो नंबर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है, पाई भी नंबर है 22/7, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है ना, संख्या का कोई मात्रक नहीं है ना, एफ बल का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर, आर में दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, और यहाँ क्या हो गया स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, यहाँ बल का न्यूटन, ये तो कांस्टेंट है, नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कूलाम स्क्वायर बटे माने प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन को कैपिटल एन, कूलम को कैपिटल सी ही लिखना है, एम स्मॉल होगा, ठीक, या इसको ऐसे ही लिखिए, या लिख सकते हैं अभी बता ना, कूलम स्क्वायर, और जो बट्टे पे है यहाँ 1 छिपा हुआ है, नहीं कुछ तो क्या छिपा हुआ 1, तो बट्टे के ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है, तो -1 पावर, आई मीटर पे पावर -2, तो बट्टे के ऊपर जाएगा तो मीटर पे पावर, ये +2 है, सॉरी, मीटर का +2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -2। इसको क्या पढ़ेंगे, या तो पढ़िए कूलम स्क्वायर प्रति, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, इनवर्स 1 नहीं, इनवर्स 1 नहीं बोलते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और ये यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 एप्सिलॉन नॉट का। तो अभी तक में हम लोग जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ में कि फोर्स ये वाला, ये नहीं जाने, ये के का वैल्यू था, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, 2 आवेशों के बीच लगता हुआ बल, जो अभी इसके पहले फिगर बनाए थे, 2 आवेश था जिसका मान था Q1 Q2, उसके बीच की दूरी थी r, तो Q1 Q2 r, ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना बताए, k का वैल्यू 1/4 पाई, इसका वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁹ कल हम, तो इसका ये तो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या बताए 9 × 10⁹ है ना। जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो फिर न्यूमेरिकल में सिखाएंगे कैसे न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते। ये कूलम्स लॉ कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भेजते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार में नहीं समझ में आए, हालांकि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से 2 बार 3 बार वीडियो देखो, आराम समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जाके कमेंट करके डाउट पूछो, डाउट जरूर क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।